हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी का अनु चैनल स्टडी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम जो बिहार बीपीएससी के द्वारा सीडीपीओ के एग्जाम 15 मई को कंडक्ट करवाया गया था, 15 मई 2022 को आज हम उसका पेपर देखेंगे। देखिए, इसके पहले हमने 31 मई को जो प्रधानाध्यापक का पेपर हुआ था तो उसका खैर सिलेबस अलग है, लेकिन ये दोनों का पेपर जो है ना एकदम सेम डिट्टो पूछा गया है। इसमें पूछा है जिप्टो, क्योंकि कुछ कुछ इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है दोस्त। अच्छा लगे कि एक जिप्टो बराबर होती है। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं जो मीटर में होती है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टीरा, पेटा, एक्सा, ठीक है। तो हम लोग एक्सा तक पढ़ते हैं 10 के पावर 18, पेटा मतलब 15, यानी 3 का आंकड़ा है, ठीक है। 10 के पावर 15, 10 के पावर 18, 3 का ही हमेशा होता है। डेका से यानी 1 से शुरू होती है, 10 से, फिर उसके बाद 10 के पावर 2, फिर 10 के पावर 3, और फिर 3 का आंकड़ा हो जाता है। तो देखिए, इस ऑप्शन में एकमात्र 3 का आंकड़ा यही दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 10 सी हो जाएगा, 10 के पावर -21, ठीक। अगला हमारा कि पेंडुलम घड़ी की समयावधि होती है। तो देखिए, जो पेंडुलम घड़ी होती है ना उसकी समयावधि यानी दोलन काल 2 सेकंड होता है। क्या होता है? 2 सेकंड। अगला हमारा कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि। देखिए, इसमें 3 कंडीशन होती है। बैरोमीटर की ऊंचाई जब अचानक बढ़े, अचानक, ठीक है, और बैरोमीटर की ऊंचाई जब धीरे धीरे बढ़े, और बैरोमीटर की ऊंचाई जब अचानक नीचे गिरे, 2-3 आता है। तो देखिए, जब अचानक ऊपर बढ़ता है तो अत्यंत शुष्क मौसम होता है, ठीक है। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना होती है, और जब अचानक नीचे गिरता है दोस्तों, इसका कारण होती है कि मतलब जो तूफान चक्रवात आता है ना, इसी के कारण होती है। यानी जब ऊपर चढ़ता है तो शुष्क मौसम चाहे स्वच्छ मौसम, ठीक है, और जब नीचे गिरता है धीरे धीरे जो होती है अत्यंत शुष्क मौसम, जब धीरे धीरे नीचे होती है तो मौसम साफ रहता है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन होती है, आप इसको देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा अत्यंत शुष्क मौसम। अगला है तीसरा नंबर कि चौथा नंबर होगा कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय विलयन माने जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो देखिए, जल है तो इसमें तो ऊर्ध्वपातन होगा नहीं, क्योंकि अगर ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है कि कोई ठोस अगर है तो डायरेक्ट गैस में बदल जाती है, तो होगा नहीं, क्योंकि ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन यानी जल में रहने वाले जो जीव है, आप पढ़े होंगे कि जो बर्फीला क्षेत्र होती है यानी महासागर होती है, उसमें 4 डिग्री सेल्सियस ताप और बर्फ जमने के बावजूद भी उसमें क्या होता है कि जीव जंतु जिंदा रहते हैं। तो जानते हैं क्यों? जब जीव जंतु बर्फ होती है ऊपर तैरने लगती है, नीचे का पानी जो होती है दोस्तों वह फैला रहता है, ठीक है। तो उसमें जीव जंतु जिंदा रहते हैं। तो इसमें होगा संकुचन, तो होगा नहीं। मान ली कि बर्फ है, वह जब संकुचित हो जाएगा ऐसे तो उसमें जीव जंतु मर जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा विस्तार, ठीक है। यानी जल जीवन को संरक्षित रखने में मदद करता है, ठीक है। यानी ऊपर क्या होता है कि ऊपर बर्फ जम जाता है, नीचे के पानी का वैसे ही फैला रहता है, ठीक। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। तो देखिए, इसका हमने छोटा सा एक वीडियो भी बनाए थे, इसका हमने ट्रिक बताया था। ओ मीना कल काजल लगाना, ठीक है। ओ मीना कल काजल लगाना, ठीक है, काजल लगाना। तो देखिए, ओ मीना से हमने बताया था ओ से ओजोन, और मीना से हो जाएगा दोस्तों मीथेन, ठीक है, और न से नाइट्रस ऑक्साइड, क से हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से होता है दोस्तों जलवाष्प, ठीक है। जल से जलवाष्प होता है, और का से होता है हमारा का से होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जल से जलवाष्प होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओ मीना कल काजल लगाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, एक से अधिक, यानी होता है ओजोन भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और जलवाष्प भी होती है। अगला है कि नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो देखिए, जब नाई की दुकान में जाइएगा तो वहाँ पे जो समतल दर्पण रखते हैं एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है हमारा कि बिल्ली के सुनने की आवृत्ति होती है। तो देखिए, ये इतना तो मतलब एक से हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग 3 में पढ़ते हैं, एक 20 हर्ट्ज से नीचे जिसको हम लोग नहीं सुनते हैं, 20 हर्ट्ज, सॉरी, अब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होती है उसको हम लोग सुन सकते हैं। अब 20 हर्ट्ज से जो ऊपर होती है उसको मतलब ये 20,000 हर्ज वाला, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बिल्ली का एक पूछ दिया है, तो इसका आंसर जो है 45 हर्ज से 64 किलो हर्ज के बीच बिल्ली सुनती है, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक। देखिए, साइंस का क्वेश्चन किस प्रकार उटांग पटांग पूछा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी बार चुंबक जिसकी उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है दोस्तों, ठीक है। उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 2, यानी चुंबक में 2 दिशा होती है, उत्तर और दक्षिण, ठीक। अगला है कि बड़े शोरूम यानी डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण है, यानी बड़ा शोरूम में जाइएगा तो वहाँ पे दर्पण कैसा लगा रहेगा? तो देखिए, वहाँ पे उत्तल दर्पण रहता है, उत्तर दर्पण लगा रहता है। यानी उत्तल दर्पण का हम लोग पढ़े ही होंगे कि गाड़ी के जो हेडलाइट होती है यानी जो बाहर के निकला होती है, यह होता है छोटा, लेकिन किसी ये जो होती है या किसी बड़े वस्तु को प्रतिबिंब छोटा दिखाता है, यानी छोटे भी चीज में दिखा देता है, ठीक है। तो उसी तरह बड़े शोरूम या डिपार्टमेंट में उत्तल दर्पण होती है, याद रखिएगा।
अगला है हमारा 10 नंबर कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज के लिए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी एक सुचालक है, देखिए सुचालक है तो यहाँ पे प्रेरण हो जाएगा, क्या होगा, प्रेरण। अब वही स्थानांतरण यानी ठोस में, देखिए यहाँ सुचालक है यानी चालक जो होती है उसमें, लेकिन अगर ठोस हो, जैसे कि ठोस में जो होती है तो उसमें चालन विधि से होती है, ठीक है। और जो संवहन होती है इसके द्वारा आप जानते होंगे कि पृथ्वी गर्म होती है, अब विकिरण की प्रक्रिया के द्वारा सूर्य की उष्मा धरती तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये समझ गए। अगला है हमारा कि मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। अगला है कि एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है, जो एक्स होती है ना, एक्स का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, एक्स रे, तो इसका होती है अननोन यानी अज्ञात। देखिए मतलब बीपीएससी चाहे कोई भी एग्जाम थोड़ा उटांग पटांग क्वेश्चन पूछता है, जो पता नहीं होता है बस अपना कॉमन सेंस से पकड़ना पड़ता है यानी अनुभव के तहत, और कुछ इजी भी पूछती है, हर बार के यही है। तो देखिए अग्नोन हो जाएगा अज्ञात। अगला है हमारा कि वाटर गैस, तो देखिए वाटर गैस यानी जल गैस, तो जल किससे बनेगा, इसमें पकड़ने का तरीका होती है जल किससे बनेगा। देखिए H2O2, तो भाई 2HO हो जाएगा, क्योंकि 2 है हमारा तो 2HO, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जा रहे थे, होगा नहीं, इससे जल होगा H2O, कार्बन छट जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ऐसे ऑप्शन हुआ नहीं याद हो तो देख लीजिए कि जल किससे बनेगा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को हम लोग वाटर गैस कहते हैं। अब प्रोड्यूसर गैस CO+N2 कहते हैं, ठीक है। यानी प्रोड्यूस, देखिए प्रोड्यूस कहाँ से होती है, गाड़ी के जो पिछला है होता है हम लोग जिसको सेंसर कहते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो वो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है किसमें, नाइट्रोजन के साथ, यानी प्रोड्यूसर गैस। अगला है कि के कारण पानी का उत्कृष्ट शीतलन का कारण है, यानी कह रहे हैं कि पानी का उत्कृष्ट शीतलन का कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, याद रखिएगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा। अगला है हमारा कि कोलाइड कण के आकार की सीमा, तो देखिए इसमें जो है ना बीच में दे दिया है, कोलाइड कण के सीमा जो होती है 10⁻⁷ से 10⁻5 तक होती है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो यह 10⁻7 से 10⁻10 मीटर लगभग होता है, ठीक। मुख्यतः आप लूशन वगैरह में देखिएगा तो इतना दिया है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्रिस्टलीय यानी कार्बन का शुद्धतम रूप ही काजल को कहा जाता है, यानी जो बच्चे की आंख में काजल बचपन में लगाया जाता है वो उसमें सबसे ज्यादा कार्बन होती है 99%, ठीक है। यानी दीपक का कालिक्स में, यानी दीपक के कालिक वाला काजल जो लगाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है। अगला हमारा कि आधुनिक परमाणु प्रतीक, यानी जो आधुनिक परमाणु प्रतीक था प्रस्तावित विधि पर आधारित है, यानी किसने दिया था, तो बर्जेलियस ने। बर्जेलियस जी ने आधुनिक प्रतीक, इन्होंने ही कहा था कि किसी भी तत्व का या तो एक हो सकता है, मतलब इन्होंने कहा था कि 2 या 3, ठीक है, 1, 2 या 3, जैसे कि हाइड्रोजन को हम लोग H लिखते हैं, कैल्शियम का Ca लिखते हैं, ठीक है, तो बर्जेलियस ने ही बताया था। अगला हमारा कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है, तो देखिए कल वाले भी वीडियो में भी देखे होंगे आपके, एक रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन था, इसमें देखिए ऊर्जा का अवशोषण, अनुत्क्रमणीय होना, यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, ऐसा नहीं है, नहीं है नए पदार्थ बनना, अगर कोई नए पदार्थ बनता है तो उसको पुराना भी बनाया जा सकता है, जैसे कि बर्फ वाला। ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ये तो कोई परिवर्तन नहीं है। ऊर्जा का अवशोषण, अगर हम ऊर्जा अवशोषित कर ले रहे हैं तो फिर हम ऊर्जा को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए। अगला है हमारा कि ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो देखिए यह जल शुष्क होगा, क्या होगा, जल शुष्क, यानी नमी को ले रहा है तो यानी जल भी होगा साथ में शुष्क भी होगा, ठीक है। अगला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्यों, क्योंकि यह कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर लेता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो खून में हीमोग्लोबिन होती है उसे क्या होता है, मिल जाता है, तो याद रखिएगा इसलिए यह खतरनाक माना जाता है। देखिए पूरा देखिए अभी साइंस का चल रहा है, इसके बाद करेंट, फिर मैथ्स, फिर हिस्ट्री शानदार है, और हिंदी भी बिहार भी शानदार है। बोल रहा है कि अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, यानी किसके अभ्यास से जानवरों का क्लोन तैयार किया जाता है, तो इसका याद रखिएगा, इसका हो जाएगा अनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी नहीं होगा, ठीक है, अनुवांशिकी। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए यह पौधा है, यानी पौधा में भी हो और जानवर में भी हो, तो देखिए पौधा और जानवर, क्लोरोप्लास्ट केवल पौधा में होती है, सेंट्रियोल पौधा में होती है, कोशिका भित्ति भी पौधा में होती है, केवल कोशिका झिल्ली होती है जो दोनों में पाया जाता है, ठीक है, यानी ये तीनों नहीं पाया जाता है मनुष्य में, केवल पौधों में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है, तो देखिए मांसपेशी को हड्डी से जोड़ रहा है, यानी हड्डी जब जुड़ेगा दोस्तों तो इसका हो जाएगा, याद रखिएगा इसका होता है अस्थि बंध। देखिए अस्थि बंध का मतलब होता है अस्थि से अस्थि, यानी हड्डी से हड्डी, यहाँ लिखिए दिया है अस्थि बंध, तो अस्थि बंध यानी लिंगामेंट, इसका इंग्लिश होता है लिंगामेंट, कभी कभी आपका लिंगामेंट देगा, ठीक है, तो यह अस्थि बंध हिंदी दे दिया, यानी लिंगामेंट, यानी दोनों को लिंक किया है अस्थि अस्थि को। यहाँ अस्थि एवं मांसपेशी है तो इसका कंडरा होगा, जिसको हम लोग टेंडन कहते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि फूल का फल बनता है, यानी फूल का कौन सा भाग फल बनता है, तो अंडा से, ठीक है, अंडा से सही है। अगला है कि द्विपद विज्ञान
संबंधी नाम का उदाहरण है। तो द्विपद नाम किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने, ठीक है, लिनियस जी ने दिया था। तो लिनियस जी जो दिए थे उन्होंने ही दिया था कि जैसे कि हम लोग होमो सेपियंस यानी मानव का नाम वैज्ञानिक होमो अजोर सेपियंस, ठीक है। तो उसी पर यहाँ राना टाइग्रीना जो है वह द्विपद विज्ञान संबंधी का उदाहरण है। इस मेढक का नाम है, ठीक है, मेढक का वैज्ञानिक नाम। अगला है कि संक्रामक रोगों का सामान्य वाहक है। तो देखिए सामान्य वाहक जो होगा इसमें संक्रामक रोगों का, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोल रहा है कि सामान्य वाहक है। तो देखिए इसका मच्छी ही होगा, ठीक है, मच्छी। अगला है हमारा कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो सबको पता होगा गाजर, विटामिन ए का। देखिए 27 को साइंस आ गया। अगला 28वां है कंधे पर पाए जाने वाला जोर पाया जाता है। तो देखिए यह नितंब में होता है, जिसको हम लोग निप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो नितंब में, ठीक है, कहाँ होते हैं? कंधे पर पाए जाने वाले जोड़ पाए जाते हैं नितंब में। अगला है हिप्स कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो त्वचा होता है दोस्तों, त्वचा तापमान को नियंत्रित करता है। 29 को साइंस हो गया। अगला है कि खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो यह कल के भी वीडियो में था, कितना बार पूछा गया, यह समझिए कि रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो शराब के ईस्ट भी पूछता है दोस्तों, ठीक है। अब आता है 30 के बाद, यानी 30 साइंस था। अब आता है करंट अफेयर। अगस्त से सितंबर 2021 में देखिए यह 31 मई को एग्जाम, भले 15 मई को एग्जाम होने वाला था। तो इसमें अगस्त सितंबर का क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि 2 बार एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ। अब आप देखिए एग्जाम बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा है बीपीएससी का 67 का। तो इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे 2022 से इंपॉर्टेंट होगा करंट पढ़ना। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीता? तो 19 को पदक जीता, ठीक है। और इसमें 19 पदक भारत ने इसमें आप जानते होंगे कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने 7 पदक जीता, 1 स्वर्ण, 2 रजत और बाकी कांस्य जीता था, ठीक है, 4 को कांस्य जीता था। और इसमें सबसे प्रथम स्थान पर जो था पैरालंपिक में भारत का 24वां सॉरी दोस्तों, भारत का इसमें जो था 48, ठीक है। और भारत का बहुत अच्छा इसमें प्रदर्शन रहा था पैरालंपिक में भी, ओलंपिक में भी। इसमें यूएसए प्रथम स्थान पर था, ठीक है, ओलंपिक में। पैरालंपिक में चीन था। अगला हमारा कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ये है नई दिल्ली में स्थित रायसीना हिल के पास केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल विस्टा के द्वारा ही नए संसद भवन भी बनाया जा रहा है। अगला है हमारा कि सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। इसका 359 मीटर लंबाई है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जम्मू कश्मीर में। अगला है कि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम किसने शुरू किया था? तो रामविलास पासवान, जो पूर्व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे, इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, बिहार से संबंधित है। इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। अगला है कि मिशन इंद्रधनुष जिसे 2014 को शुरू किया गया था, ठीक है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रत्येक बच्चों एवं गर्भवती को टीकाकरण से। ये 21 का करंट है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का, तो देखिए 900 पुराने बौद्ध मठ का खोजा गया है दोस्तों, झारखंड में, याद रखिएगा 900 पुराना बौद्ध मठ झारखंड में खोजा गया है। अगला है कि भारत का कौन सा इकलौता शहर जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कितना बार पूछ गया एग्जाम में? तो हैदराबाद को दिया गया है, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड हैदराबाद। अगला है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी अत्यधिक प्रदूषित है? तो नई दिल्ली है, ठीक है, नई दिल्ली हो गया है। अगला है कि राष्ट्रीय राजधानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया था? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। इसमें मेजर ध्यानचंद 12 खिलाड़ियों को इस बार दिया गया था दोस्तों, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अगला है कि वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए वो ओलंपिक है जिसमें हमने बता दिया था कि सबसे ज्यादा अमेरिका ने जीता था, और वहीं पैरालंपिक पूछे दोस्तों तो चीन ने जीता था, ठीक। अगला है कि मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में किस अरब देश ने 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप या अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट ये हो जाएगा यूएई, जापान की मदद से, ठीक है, होप मिशन को लॉन्च किया। 43 विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त स्वच्छता उत्पादन प्रदान किया है? तो यह स्कॉटलैंड है, ठीक है, स्कॉटलैंड। अगला है कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वेड के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किन देशों का समूह है? तो देखिए क्वेड में 4 देश हैं, या इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर मतलब जो पूरा गतिविधियां हो रही थी, व्यापारिक गतिविधियां, मुख्यतः चीन पर फोकस किया गया है। इसको रोकने के लिए 4 देश है, इसमें यूएसए है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कहाँ लिया जाता है? तो नॉर्वे की नोबेल समिति के द्वारा, ठीक है। तो देखिए ओस्लो में जो होती है दोस्तों, यहाँ पे शांति का पुरस्कार दिया जाता है, सभी पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन सिर्फ अर्थशास्त्र जो होती है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है। अगला है
46 नागोजी अंकोजाइबेला, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व की प्रथम, अफ्रीका की प्रथम महिला है, विश्व की प्रथम, ठीक है, जिसे WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह किस देश से संबंध रखती है? तो नाइजीरिया से। नाइजीरिया, नगोजी अंगोजी, देखिए नगोजी में ही जो है, नगोजी बोलिएगा तो नाइजीरिया टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अगला है कि तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो यह इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रखा है। वहीं तुर्की का नया नाम हो गया है तुर्कीए, ठीक है, इंपोर्टेंट है तुर्कीए, इसका इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। अगला है 48, वर्ष 2022 को US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता था? तो ये है डेनियल मेडवेडेव, ठीक है, डेनियल मेडवेडेव। इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया था, ठीक है, डेनियल मेडवेडेव ने। अगला हमारा कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी यानी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो देखिए कोविशील्ड जब पूछे तो वह सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम कोविशील्ड, और वहीं कोवैक्सीन पूछे दोस्तों तो भारत बायोटेक हैदराबाद वाला, ठीक। अगला है कि CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो देखिए CPEC का ही होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, तो यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से संबंधित है। CPEC इंपोर्टेंट है, भारत इसका विरोध कर रहा है लेकिन इसमें भी कुछ फर्क नहीं है। अगला है हमारा कि 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से 2 स्टेशन, देखिए बिहार से संबंधित जो भी करेंट इंडियन लेवल पर हुए हैं उसको याद करना बहुत जरूरी है। देखिए देवलाली महाराज से दानापुर बिहार तक चला था प्रथम किसान रेल, देवलाली महाराज से दानापुर बिहार तक। अगला है कि बिहार के किस व्यक्ति ने 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए भूषण है तो रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत दिया गया। अगला है हमारा कि 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया? तो देखिए बिहार के क्षेत्र लोगों को है तो इसमें 5 हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो यह है डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है हमारे 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया है? तो देखिए परमवीर चक्र हर साल दिया जाता है, ठीक है, और परमवीर चक्र एल्बर्ट एक्का को दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं कि जो परमवीर चक्र है, चाहे भारत रत्न है, चाहे पद्म पुरस्कार है, ये जरूर देख लीजिएगा। अब बिहार के संदर्भ में कितने व्यक्तियों को 2022 में 2021 में। अगला है हमारा कि इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला? तो देखिए इतना डीपली तो याद नहीं रहता है लेकिन अशोक कुमार जी हैं, इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1988 में मिला है, ठीक है। अभी न्यूनतम कहा जाए तो 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरुआत हुआ था, अभी 2018 में आपको अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। बिहार के किस पत्रकार या मीडिया व्यक्ति ने जो बिहार के मूल से है, ठीक है, 2019 में मैक्सेस पुरस्कार, तो ये तो इंपोर्टेंट है, रवीश कुमार, ये इंडी टीवी के एंकर हैं। अगला है कि बिहार के किस गरीब लड़की यानी बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं के शिखर फाउंडेशन में वुमेन क्रिएटिव इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? तो देखिए छोटी कुमारी सिंह है, ठीक, छोटी कुमारी सिंह है। बिहार पर भी करंट अफेयर्स पर बहुत फोकस है। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन किस शहर में? मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए 5वां पूछे तो राजगीर में, और वहीं 6ठा 2021 में एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया नालंदा में, लेकिन 5वां पूछ दिया है राजगीर में, अभी किया गया है दोस्तों नालंदा में, ठीक है, 6ठा। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? यही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनमें से पूछ रहा है, तो 1962 में इनको मिला था, ठीक। अगला है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के एक बड़ी संख्या में चली थी। तो देखिए शीशा के सिक्के एक ही फेमस है सातवाहनों द्वारा, ठीक है, सातवाहन शासकों द्वारा चलाया गया था। और वही पूछे पहला स्वर्ण सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो यूनानियों द्वारा। और वही पूछता है कि सबसे शुद्ध तो कुषाणों के द्वारा, ठीक है, और सर्वाधिक पूछता है दोस्तों स्वर्ण सिक्का तो गुप्त काल में चला था। अगला है हमारा कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। ये देखिए क्या किया है, हमने पहले भी बताया कि जो तैयार किया गया था प्रधानाध्यापक द्वारा वही तैयार की है CDPO वाला। ये देखिए उसमें इतना सारा फिलोसफी और मतलब साइकोलॉजी टाइप से क्वेश्चन पूछा है, इसमें मतलब हिस्ट्री में इतना दिया गया है कि ये किसने बोला, ये किसने लिखा। देखिए आगे देखिए इस कहा था अशोक के लिए नीति के लिए रोमिला थापर, ठीक है, यह बहुत बड़े इतिहासकार है भारत के रोमिला थापर जी। अगला है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है, हरिसेन जी इससे संबंधित है। वही कहे आपका पुलिकेशिन द्वितीय का जो है वह रवि कृति है, ठीक है, तो हरिसेन हो जाएगा आपका इलाहाबाद प्रशस्ति वाला। अगला है हमारा कि बोरोबुदुर, बहुत अच्छा, यहाँ बाराबुदुर लिखा है, ऐसे भी बोरोबुदुर भी होता है। विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, ठीक है, इनकी मूर्ति एवं मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? तो दोस्त यह भारत और इंडोनेशिया से संबंधित है, यानी बोरोबुदुर जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह इंडोनेशिया में है, ठीक है, इसलिए भारत जावा कला से संबंधित है। अगला है हमारा कि राज्यत्व के सिद्धांत, देखिए हम बोला था ना अभी कि देख कैसा कथन पूछा है, राज्यत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थी। यानी राज्यत्व का सिद्धांत बोलता है कि किसने दिया था? तो यह बलबन दिए थे, ठीक है, तो बलबन के बारे में बोल रहा है कि किसने इनके बारे में कहा था? तो इन्होंने कहा था दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, बर्नी जो कि आपका सल्तनत कालीन इतिहासकार हैं,
इन्होंने ही कहा था। वहीं पूछे लेनपुल, तो लेनपुल ने आपका हुमायूं के बारे में कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से चला गया, ठीक है, जैसे वह जिंदगी में गिरते पड़ते अपना जिंदगी बिताए, यानी जिंदगी में जैसे गिरते फिरते चला था वैसे ही वह गिरते अपने जीवन से भी चला गया। यह लेनपुल ने कहे थे हुमायूं के बारे में, क्योंकि हुमायूं पुस्तकालय भवन से गिरकर मर गए थे। एक और कथन आता है दोस्तों मध्यकालीन में ही, बदायूं किसके बारे में कथन कहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, यानी पागल सुल्तान जिनको कहा जाता है, कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली, लोगों को मतलब अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली, उसको लोगों से, ठीक है। तो बदायूनी एमबीटी के लिए कहे थे, ठीक है। स्टेनले लेनपुल हुमायूं के लिए, यह बर्नी कहे थे बलबन के लिए। अगला है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, ठीक, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने को ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज धर्म निरपेक्ष बताते हैं। इनके लिए किसने कहा था, तो देखिए इनके लिए A.L. श्रीवास्तव जी ने कहा था, ये भी भारतीय इतिहासकार हैं। अगला है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व, देखिए कितना बड़ा बड़ा है, मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को ये करना चाहता था। ये तो पकड़ में आ जाएगा कि विश्व साम्राज्य की स्थापना की एक महत्वपूर्ण कदम था उसका, ठीक है, यानी जो मध्य पूर्व क्षेत्र है और एशिया पश्चिम एशिया उसको एक करना चाहता था। ये किस मुगल कालीन सम्राट ने किया था, तो देखिए बाबर तो बेचारा आए थे, ठीक है, लेकिन ये इन्होंने जीता और साम्राज्य को स्थापित न करने के पहले ही मर गए। शेरशाह सूरी तो मुगल कालीन नहीं है, ठीक। औरंगजेब तो अपना जीवन काल भारत में ही युद्ध करते बीत गए थे। एक बचता है अकबर। अकबर की नीति बहुत ही अच्छी नीति थी, ठीक है। अगला है कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, ठीक है। शेरशाह सूरी के बारे में यह कथन किसने कहा था, तो देखिए शेरशाह सूरी के बारे में यह कथन जो कहे थे आपका, इसका देखिए आंसर दिया है H.G. किन ने, ठीक है, लेकिन H.G. किन किनके लिए कहा था, शेरशाह सूरी के बारे में कहा था। अगला है कि ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट, यानी ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किनको दिया गया था, कहने का मतलब यही है, तो महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाले सार्जेंट भी कहा गया है, वही बात है। अगला है कि भारत के एकीकरण के बाद वह, यही वाला क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया दोस्तों। अगला आप चलते हैं कि पुस्तक, देखिए उसमें पूछा था दोस्तों अरविंद घोष द्वारा लाइफ डिवाइन, जो कल हम सेट देखा था उसमें पूछा था लाइफ डिवाइन, इसमें पूछ दिया इंडिया डिवाइडेड। देखिए एक लाइफ डिवाइन अरविंद घोष होते हैं, एक डिवाइन लाइफ होती है जिसको शिवानंद, ठीक है, और ये पूछता है इंडिया डिवाइडेड, यानी इंडिया डिवाइडेड पर किसने लिखा था, तो राजेंद्र प्रसाद जी का बुक था, तो ठीक है, डिवाइडेड से 3 बुक आता है। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में, यानी कोई किसने कहा था, क्वेश्चन है कि जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन एवं साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह शब्द किसने कहा था, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह शब्द जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहे थे एस गोपाल जी ने, ठीक है, एस गोपाल। अगला है कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, ठीक है, कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की अच्छी अवसर प्रदान किया, न केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। किसने कहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए क्रिप्स मिशन 1940 ईस्वी में भारत आया, 1942 में जब भारत आया था क्रिप्स मिशन, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही यह बात कहा था, क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया गया था, आपको भी पता है, ठीक है। इसके बाद फिर कैबिनेट मिशन आया। अगला है हमारा कि किस घटना ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत के एक बड़ा झटका पर लगा। देखिए किसने ब्रिटिश यानी क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, किस घटना ने, तो देखिए जो आजाद हिंद फौज 1943 में जो पूरी तरह से सक्रिय हो गया था और 1946 में जो शाही विद्रोह हुआ था दोस्तों, यह पूरा झकझोर के रख दिया था ब्रिटिश यानी क्लेमेंट एटली के शासन को, ठीक है। अगला है हमारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, पूछता है कि शाही जल सेना अभियान कब हुआ था, 18 फरवरी 1946 ईस्वी को। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री कब बने, 1947 के बाद, तो ये कहेगा कौन, तो 1947 के बीच गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन जी ने भारत में जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनको भी कहा था कि यह 1 मैन बाउंड्री फोर्स है, यानी महात्मा गांधी को इन्होंने 1 मैन बाउंड्री फोर्स कह के पुकारा और जवाहरलाल नेहरू को साहस एवं दूरदर्शिता का उत्कृष्ट नेता कहा। अगला है कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था, तो देखिए बौद्ध धर्म को पूरा पढ़ लीजिएगा, जैन धर्म को इंपॉर्टेंट है, गुप्त वंश ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे पूछता है, चाहे मध्यकालीन भारत है। और इसके बारे में देखिए किसने किया था, तब मोगली पुतित्कस ने, ठीक है, पहिलका का महाकश्यप जी किए थे, ठीक है। और आपको याद होगा कि जो अश्वमित्र है वह चौथा का किए थे और अशोक उसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा जो हुआ था यह पट्टिपुत्रा में हुआ था अशोक के समय।
जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो देखिए इसमें आंसर दिया था बीपीएससी, समय की आवश्यकता। हालांकि कोई वो इसमें क्वेश्चन जो है ऑप्शन है उचित नहीं है। उलेमाओं की उपलब्धियों नहीं चाहता था, परंपरागत विशिष्ट वर्ग का समर्पण नहीं चाहता था, चतुराई की नीति के चतुराई परिवर्तन भी नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो इसलिए यही होगा। अगला है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत कब मिलाया गया? तो देखिए 1733 ईस्वी में जो हमारा मोहम्मद शाह थे, इन्हीं के द्वारा बंगाल प्रांत को बिहार प्रांत के साथ मिला लिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 1733। अगला है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशोर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे, याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि खुद पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, कथन। तो यह होगा रॉबर्ट मोंटेगुरू। ठीक है, रॉबर्ट मोंटगोमरी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की? तो ये होगा दरभंगा के राजा, जो किसान आंदोलन से भी संबंधित थे, यानी जॉर्ज यूले जब अध्यक्षता किए थे तो उन्होंने ही सहायता किया था। अगला है कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को किन्होंने मार्गदर्शन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो जो मार्गदर्शन किया था दोस्तों याद रखना है, ये थे नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने, यानी वहाँ के नागरिकों ने उन लोगों को प्रोत्साहन दिया था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ है? तो देखिए मरे और डार्लिंग यही नदियाँ है। विक्टोरिया चार देश है, स्पेन पनामा नहर है। ठीक है, इरी हुरन झील है, तो मरे डार्लिंग नदी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला है कि हैदराबाद शहर किन देशों के में स्थित है? तो देखिए हैदराबाद शहर दोस्तों ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसीलिए प्रीवियस देखा जाता है कि अगर बाय द वे प्रीवियस आ जाए तो क्या करेंगे। तो ठीक है, प्रीवियस ईयर को हमेशा देखना चाहिए, यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये एक तो भारत में है जो कि तेलंगाना की राजधानी है, और एक पाकिस्तान का भी शहर है हैदराबाद। ठीक है, तो इसलिए ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडारण है? संचित भंडारण मतलब कि उसके पास भंडारण है, उतना यूज नहीं करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, संचित भंडारण में। वही उपयोग में पूछे दोस्तों चीन हो जाएगा, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा उपयोग करता है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? गेहूं का पूछ रहा है कि सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश था? तो याद रखना इसमें चाइना था, इंपॉर्टेंट है गेहूं में। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स चीज कहाँ सबसे ज्यादा बनती है? चाइना में बनती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं ढक्कन पठार को विभाजित करता है? तो देखिए गंगा के मैदान ऊपर है, ढक्कन के पठार नीचे है। एक क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत में कौन सा श्रेणी बांटती है? तो ये भी विंध्याचल ही हो जाएगा, चाहे यह जो होती है यह विभाजन का कार्य करती है। ठीक है, ये विंध्याचल श्रेणी। वही आपका पश्चिमी विभाजन का काम अरावली करती है, पश्चिमी भारत का। चाहे ये विंध्याचल श्रेणी जो होती है, ये विंध्याचल और सतपुरा के बीच नर्मदा नदी गुजरती है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है? नदियां तो इतना इंपॉर्टेंट है ना बीपीएससी के लिए, हर बार नदी से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होता है? पूरब की ओर का मतलब कि ऐसे इंडिया का मैप देखिएगा तो इधर पूरब होता है, यानी बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में गोदावरी गिरती है, कृष्णा गिरती है, लेकिन गंगावली नर्मदा नहीं गिरती है। गंगावली कर्नाटक की नदी है। ठीक है, नर्मदा आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश गुजरात के क्षेत्र में बहती है। ठीक, तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं? तो देखिए काली मिट्टी के लिए दोस्तों एक तो रेगुर कहा जाता है, काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा, रेगुर और काली कपास की मिट्टी। अगला है कि 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक है? रकबा का मतलब कि उत्पादन चावल का। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन हुआ है। निम्नलिखित वही राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा का अयस्क सबसे ज्यादा भंडारित है? तो राजस्थान। देखिए आंकड़ा देख लीजिएगा, ये खनिज का इंपॉर्टेंट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो देखिए गंगा नदी जब ऊपर निकलती है तो ऊपर के ऊपरी गंगा मैदान यानी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आ जाता है। कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र जो होती है, और झारखंड आ जाता है मध्य। ठीक है, और निचला आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ठीक, और बांग्लादेश का क्षेत्र। तो इसलिए मध्य गंगा का मैदान भारत में होता है, बिहार में होता है, सॉरी, मध्य गंगा का मैदान। निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो देखिए वस्त्र उद्योग का केंद्र एकमात्र ही है, बोकारो तो आप जानते हो कि तेल वाला है, सानंद और तारापुर ये सब परमाणु से संबंधित है। ठीक है, तो एक भीलवाड़ा ही है जो राजस्थान में पड़ता है, वह वस्त्र उद्योग का केंद्र है। उद्योग जरूर पढ़ के जाइए बिहार के संदर्भ में और राज्य के केंद्र के संदर्भ में। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र में वनच्छादित है यानी वन है? तो ये चंडीगढ़ में है दोस्तों, सबसे कम है इन निम्नलिखित में से सबसे कम। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में किसका भाग है? ये तब कितना बार पूछा गया सोमेश्वर श्रेणी, तो देखिए प्रीवियस पूछ दिया। तो शिवालिक श्रेणी का भाग है, इसकी ऊंचाई 874 मीटर है, बिहार में पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है मुख्यतः। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपहित होती है? तो गंगा नदी। महानदी तो बता नहीं है क्योंकि उड़ीसा में है, यमुना उत्तर प्रदेश में है, गोदावरी आपका दक्षिण में बहता है। ठीक है, तो ओनली गंगा है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल, बलथर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो मिट्टी के लिए, करेल मिट्टी होती है, ताल प्रकार की मिट्टी होती है,
अगला, निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वन आच्छादित नहीं है? तो देखिए बिहार में अब कोई जिला नहीं है जहाँ पे वन आच्छादित नहीं है। सबसे कम अगर पूछा जाए तो सबसे कम जो हमारा शेखपुरा में है, सबसे कम शेखपुरा में वन है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर जमुई और तब जहानाबाद। अब प्रथम नंबर पर दोस्तों कैमूर है, प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन कैमूर में पाया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, सब में वन है। अगला है कि कहलगांव, कांटी बांध, नवीनगर निम्नलिखित में से किसका केंद्र है? तो ताप विद्युत केंद्र का कहलगांव है। ताप विद्युत केंद्र का बाढ़ भी है जो कि आपका पड़ता है पटना में। 2011-21 दशक निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वृद्धि पूछ रहा है, तो जनसंख्या का वृद्धि किशनगंज में सबसे ज्यादा था बिहार में। देखिए आपको पढ़ना क्या है, आज के वीडियो से क्या सीखे होंगे? सबसे ज्यादा तो आपको पढ़ना होगा कि 2022 के करंट टॉपिक पर ध्यान दीजिए। साथ में आप देखिए एक खनिज पढ़ लीजिए, खनिज भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में। नदी पढ़ लीजिए भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में, क्योंकि हर पेपर में नदी पूछता है। इसके अलावा आप जनसंख्या पढ़ लीजिए, जनसंख्या भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में। ये 5 टॉपिक आपको मतलब कंप्लीट करना चाहिए। सेट मारिए का मतलब कि कुछ टॉपिक सीखिए। अगला है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? इंपॉर्टेंट। तो देखिए वस्त्र उद्योग गया में भी है, भागलपुर में भी है, पटना भी है, ठीक है। तो इसमें इनमें से एक से अधिक होगा। पटना में फुलवारी शरीफ में आता है वस्त्र उद्योग। अगला है एक डुमराव भी है दोस्तों, डुमराव जो बक्सर में है वहाँ भी वस्त्र उद्योग है। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंध किया गया था? यह पूछा गया क्वेश्चन है 1955 में, ठीक है। 1955 में गोवध पर प्रतिबंध लगाया गया था। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन थे, यानी विपक्ष के? तो राबड़ी देवी थी। अब देखिए यह डाटा बदल गया है, अब तो विधान परिषद में जो हो जाएंगे वो आपका नीतीश कुमार हो जाएंगे, क्योंकि विधानसभा से वह नेता है, ठीक। और आपका ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को याद रखना चाहिए, क्योंकि क्या पूछे किसी को भी नहीं पता है। तो देखिए वहीं पूछे विधानसभा में दोस्तों विपक्ष के नेता, तो देखिए अभी है बीजेपी का विजय कुमार सिन्हा, ठीक है, जो कि विजय कुमार सिन्हा। वहीं पूछे आपका विधान परिषद में तो सम्राट चौधरी है, ठीक है। कौन है? सम्राट चौधरी, ठीक। अगला हमारा कि इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल बने हैं? इंपॉर्टेंट है। तो अखलाक उर रहमान किदवई, ठीक है, यह पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रह चुके हैं। यह जो आपका राज्यपाल रहे थे 1979 से 85 और 93 से 98 तक रहे थे, ठीक है। अगला है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये गैर कांग्रेसी पूछ रहे हैं, तो महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है, महामाया प्रसाद सिन्हा। जब यह मुख्यमंत्री थे ना, इन्हीं के समय में उथल पुथल हो गया। किसी भी राज्य में चाहे देश में नया जब सरकार आती है ना, तो वहाँ पर उथल पुथल होना ही है, ठीक है। तो उसी प्रकार हुआ था। इन्हीं के बाद में लगातार मतलब समझिए कि साल भर के अंदर में 3 मुख्यमंत्री आया। 3 मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री 1968 में थे, ये भी 68 में भी थे, ठीक है। और 68 में भोला पासवान शास्त्री के बाद बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था, ठीक है। अगला हमारा कि किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटों एवं बिहार विधान परिषद में 1 सीट है? तो देखिए इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, यह थोड़ा सा डेटा वाइज है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन किया था? तो 370 को हटाने का समर्थन जो होगा दोस्तों याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा आपका बीएसपी, ठीक है, यानी बीएसपी जो हमारा है मायावती का, इन्होंने ही किया था। इंपॉर्टेंट है, ई नहीं होगा। नागरिक संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देखिए नागरिक संशोधन बिल जब 2019 में आया था तो ये नीतीश जी बहुत ही चर्चित व्यक्ति हो गए थे उस समय, ठीक है। तो इसमें जेडीयू हो जाएगा, ठीक है, यानी जेडीयू। अगला है कि किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम विवाह यानी विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था? तो इसका भी 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है, ई हो जाएगा। अगला है कि पटना है कि बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? तो देखिए पहले सम्राट नेट भी देख लिए, बिहार का कैबिनेट अभी 33 नए मंत्री बने हैं लोग। अगला हमारा कि अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया था? तो यह नरसिम्हन समिति थे, ठीक है, बैंकिंग से संबंधित है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक फसल प्रयोग की लाइन आधारित है, तो कहाँ से? चाइना में। पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र चाइना से में ही आया था। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत शामिल हुआ था, तो भाई 1955 में शामिल हुआ था, ठीक है, 1 जनवरी 1955 को। संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी मोड भेंट, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मोड भेंट किस प्रकार का कर है? तो उत्पाद कर होता है, ठीक है, मोड भेंट उत्पाद कर होता है। अगला है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो देखिए कल जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था आपका जो हमारे बंगाल में आया था अस्थायी बंदोबस्त, वो पूछा गया था। आज इस पेपर में पूछ दिया रैयतवाड़ी। तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो मद्रास के क्षेत्र में आया था, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा मद्रास के क्षेत्र में तमिलनाडु। अगला हमारा कि नेफेड क्या है? तो यह सहकारी संगठन है, कृषि के लिए कार्य करता है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 1958 में स्थापना हुआ था नेफेड का। अगला है कि आय की असमानता मापी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये होती है गिनीज लॉरेंस गुणांक द्वारा, ठीक है, गिनीज लॉरेंस गुणांक द्वारा मापा जाता है। अगला हमारा कि तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों में समस्या का सामना करना पड़ता है, तो मुद्रास्फीति का, ठीक है, मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है पूरा, अभी भी विश्व में मुद्रास्फीति की समस्या बढ़ती जा रही है। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस, ये देखिए इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस अभी इकोनॉमिक पर सबसे ज्यादा कोरोना महामारी, अभी रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण बहुत संकट हो गया है। तो देखिए ये सब बुक पूछता है, तो इसका बुक का
लेखक है दोस्तों सीटी कुरियन, ठीक है। कौन है? सीटी कुरियन। अगला 120, बिहार की ग्रामीण साक्षरता, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें कोनो डाटा है ही नहीं। बिहार के ग्रामीण साक्षरता 69.5 है, ठीक है, यानी पूरी साक्षरता से ज्यादा अभी वर्तमान में हो गया है, पहले इसमें 60+ था, ठीक है। अगला हमारा कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। देखिए अभिन्न अंग यानी अलग अलग नहीं पूछ रहा है, अभिन्न अंग कब तक था? तो 1999 तक था, 2000 में तो अलग ही हो गया 15 नवंबर को, इसलिए ये हो जाएगा। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? तो भाई कृषि पद्धति है, या किसानों के लिए आया था, ठीक है, नील विद्रोह के लिए, नील के लिए। लोक नायक उपाधि किसे दिया जाता है? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को, ठीक है, ये दोनों बिहार के हैं। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय अभियान प्रारंभ किया गया था। तो स्टार्ट दोस्तों 2015 में हुआ था, ठीक है, अभी 2.0 स्टार्ट हो गया है, 7 निश्चय, तो ये 2021 में मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया था। अगला एक वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल उत्पादन का कितना है? तो देखिए 2.97 है, ठीक। अब की वाला आप देख लीजिएगा 22-23 वाला। अगला हमारे इनमें से किसे उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो देखिए उलगुलान आंदोलन बिरसा मुंडा ने 1799 से 1800 ईस्वी इनका आता है डेट, इनको 1902 में गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार था? तो देखिए एका आंदोलन दोस्तों ना अवध के हरदोई बहराइच में हुआ था। कितना बार भी क्वेश्चन आपको सेट में मिल जाएगा। तो अवध के हरदोई में हुआ था, ठीक है। इसमें मादाजी और सहदेव करके आते हैं व्यक्ति जो इन दोनों से संबंधित है। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के समय यह बहुत ही अपने चरम सीमा पर था। एक का आंदोलन अवध के हरदोई एवं बहराइच में यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। इनमें से किस वायसराय को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छुरा मारकर? तो देखिए 3 को तो आइबे करता है जिसको भारत में, एक तो एल्गिन जो द्वितीय है इसका धर्मशाला में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और एक आता है कर्नावालिस का कब्र गाजीपुर में है। आइए आता है चाकू घोपकर, अंडमान निकोबार में लार्ड मेवो, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला है कि फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया। ये किसका जिक्र कर रहे थे? यह जिक्र कर रहे हैं दोस्तों कांग्रेस नेतृत्व को, यानी कांग्रेस नेतृत्व जो था वह इस पर इन्होंने टिप्पणी किया था। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार जी को कहा जाता है जो पश्चिमी क्षेत्र में विख्यात थे लाल कुर्ती आंदोलन के लिए, ठीक। अगला है कि मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरते हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो देखिए यह गदर पार्टी के क्रांतिकारी जो है ना इनके लिए यह था, ठीक है। यह घोषित किया गया था अपराधी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाल हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है। अगला है कि पूना समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए 24 सितंबर को हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन 22 सितंबर से महात्मा गांधी जो थे और उनका भीमराव अम्बेडकर जी के बीच बहस छिड़ गई थी, ठीक है। लेकिन अंततः 24 तारीख को इन दोनों का सिग्नेचर हुआ था। तो 24 सितंबर ही याद रखना है। अगला है कि मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके मतलब वजह से दैर्य शासन का प्रयोग प्रांत में सफल बना दिया। किसके कारण से मतलब दैर्य शासन सफल बना था? तो देखिए ब्राह्मण विरोधी रुख के कारण। जस्टिस पार्टी जो था वह ब्राह्मण ही था, ठीक है। अगला है हमारा कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में बेदरानी सत्याग्रह का आयोजन किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सी राजगोपालाचारी थे। दक्षिण में देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सबसे ज्यादा सक्रिय दक्षिण में यही नेतृत्व किए थे, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था बेदराना में सत्याग्रह, ठीक है। अगला हमारा कि किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जाता है? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना, यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों का उद्भव होता है तो यही चंपारण से, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में नील किसानों की जीत हो जाती है तो किसान इसमें हर आंदोलन में क्या करने लगे? सक्रिय होने लगे। अगले 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो देखिए भोला भाई देसाई। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है, लेकिन भोला भाई देसाई जो थे प्रमुख नेता थे, यानी प्रमुख वकील थे जिनका नेतृत्व इन्होंने INS मुकदमे के लिए किया और ये सब सहयोगी थे, ठीक। तो नेतृत्वकर्ता भोला भाई देसाई जी थे। अगला है कि सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। इंपोर्टेंट, देखिए मुस्लिम उद्धार दिवस यानी मुस्लिम मुक्ति दिवस कब मनाया? डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। कांग्रेस मंत्रालयों के इस्तीफा, ठीक है, एक व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो पहले लिख लीजिए, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह 22 अक्टूबर 1940 ईस्वी में हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है। कांग्रेस मंत्रालयों के इस्तीफा दोस्तों जो हुआ था 1939 में हुआ था। क्या हुआ था? 1937 ईस्वी में चुनाव है, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय लोग इस्तीफा दे दिए। डायरेक्ट एक्शन डे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दोस्तों 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया। पूछा गया क्वेश्चन है। मुस्लिम उद्धार दिवस, जैसे कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? अपना मुक्ति दिवस मनाया। तो यह मनाया था दोस्तों, डेट याद रखिएगा 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1939 ईस्वी को, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? कांग्रेस का इस्तीफा देना यानी 3, फिर उसके उद्धार 1, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे बाद में आ जाएगा, फिर 4 तब हो जाएगा हमारा 2, यानी 3 1 4 2। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए में है। अगले हमारे निम्नलिखित आंदोलनों को कालक्रम में सजाइए। तो देखिए डेक्कन आंदोलन 1860 में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1860 में हुआ था, ठीक। उसके बाद कह रहा है आपका कि जो इंडिगो आंदोलन देखो दोस्तों 1800, देखिए डेक्कन 1875 में हुआ था। इंडिगो आपका जो हुआ था ये हुआ था 1859 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो पंजाब में भूमिगत आंदोलन इसके बाद हुआ था। पाटनी का पता नहीं, हमारा पाटनी नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई आंसर इसका दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 137 का। चलिए अब चलते हैं 138 नंबर में। एक मिनट,
137 का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे अगला है 138 नंबर, बोल रहा है क्वेश्चन कि इनमें से बिहार के किस नेता ने हममोंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तावित होकर दलितों के मताधिकार को मांग रखी थी। तो यानी दलितों के लिए मताधिकार की मांग किसने किया था? तो देखिए बाबू जगजीवन राम जी थे। ठीक है, इनको बाबू जी भी कहा जाता है हममोंड के समय। इनमें से किसे बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो देखिए बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद तो ये थे महाराज फतेह बहादुर शाही। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगेगा, ये आप जब सेट में मारिएगा तो यूनिक मिलेगा। लेकिन देखो सेट में ये पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया पहले किसी ना किसी एग्जाम में हम इसको पढ़े हुए हैं। ठीक, अगला हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों को कौन से बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? तो देखिए बीएन कॉलेज के विद्यार्थी 7 शहीद हुए थे, तो इतना इसमें जगपति कुमार हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए मैथ स्टार्ट होता है, तो मैथ को डिस्कशन कर लेते हैं पूरा। देखिए दोस्त, देखिए इसमें हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 108। ठीक है, 108, इसमें 18 से गुना करेगा तो 1944, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा कि पूर्वाह्न 4:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच। देखिए कल भी घंटे मिनट की सुई था, 20 अगस्त के ईओ के एग्जाम में भी घंटे मिनट था, तो इसलिए एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आप पढ़ के जाइए। जैसे ट्रेंडिंग है उस तरह आदमी बोल रहा है, क्या पूछेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन प्रीवियस यही पता चलता है। तो देखिए 4:30 यानी ये हमारा हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यानी 4:30 कह रहे थे, थोड़ा सा इधर होगा और 30 हमारा पूरा यहाँ होगा। तो देखिए एक तो ये बन जा रहा है 30 डिग्री का कोण, और हमारा 35 डिग्री बाकी है, क्योंकि 25 डिग्री तो आधा तो चल चुका है, 4:30 हो रहा है हमारा। ठीक, तो ये हमारा 30 मिनट और चलेगा, तो 30 मिनट के लिए मिनट के 1/2 कोण बनाते हैं, यानी 30 के 1/2 15, तो टोटल हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अगला हमारा कि NC9, देखिए यही क्वेश्चन जो था उसमें पूछ दिया था कि यही सेम है क्वेश्चन, वहाँ भी सिर्फ वहाँ पूछ दिया था कि NC17 का मान क्या होगा, तो यहाँ 17 ही आएगा, लेकिन वहाँ 17 का मान 1 हो गया था। यहाँ पे क्या करना है, कल भी हम बताए थे कि NC आपका क्या है 9 है, तो NC9 को आप क्या कर दीजिए, इसको लिख ले सकते हैं फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल 9 -8 लिख सकते हैं, क्योंकि एक घटाते जाया जाता है हमेशा। यहाँ हो जाएगा दोस्तों फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल n - 8। देखिए n होगा, सॉरी n हम लिख रहे हैं फैक्टोरियल n - 8। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि n - 8 कट जाएगा, n कट जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं आगे, ये इसके जस्ट इसके नीचे बढ़िएगा तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल n, यहाँ हो गया आपका फैक्टोरियल n - 8, 8 तो कट गया था, यानी फैक्टोरियल n - 8 बराबर हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 9। ठीक है, तो n बराबर इधर जाके क्या हो जाएगा 8 9 17 हो जाएगा। सिर्फ फैक्टोरियल पर तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही होती है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल मतलब r। ठीक है, यानी 9 हो जाएगा फैक्टोरियल n - 8, यही फॉर्मूला पे तोड़ते जाइएगा, कट जाता है 17 आंसर हो जाएगा। अगला है कि 8, देखिए कल ऐसे भी क्वेश्चन हमने डिस्कशन करवाया था सेम। देखिए 8 और लोकुनार को जोड़ दीजिए, 4 का 16, 6 का 24 25, आज दोनों का आप जस्ट जोड़िएगा तो हो जाएगा 384। आज 12 को पूछ रहा है, 12 से भाग दे दिए तो आपका हो जाएगा 32। ठीक है, 12 से 12 दूर 36, 12 दूना के 24। अगला है कि एक विद्यार्थियों में 20 शिक्षक है जो गणित भौतिकी पढ़ाते हैं, इनमें केवल 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 भौतिकी और गणित पढ़ाते हैं, तो कितने भौतिकी पढ़ाते हैं? तो देखिए टोटल हमारा 20 है भाई, तो 4 दोनों में आ जाएगा, यानी इधर हमारा 12 है, पूरा ये 12 है, यानी बच गए 8, केवल गणित पढ़ाने वाले केवल 8। अब देखना है कि ये हमारा कैसे बेस पूरेगा, तो देखिए यहाँ भी आपको 12 टोटल हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे आप यहाँ पे 8 रखिएगा तो 8 4 12, यानी ये भी 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जब हमारा 4 कॉमन है तो 20 किसी तरह पुराना है, तो 8 8 16, अच्छा 20 हो गया हमारा। तो ये पूछ रहा है कि कितने भौतिकी, यानी भौतिकी कितने, तो 12 गो, और वहीं केवल पूछता है दोस्तों तो 8 हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। अगला है हमारा कि समांतर श्रेणी, देखिए 101वां पद होता है, इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ठीक है, तो a का मान 5 दिया है, पहला पद यानी पहला जो होते हैं उसको ये कहते हैं, तो 5, n का मतलब कितना पद, यानी 101 पद पूछ रहा है तो 101 - 1, और d का मतलब अंतर होता है, इस सब में सेम अंतर होता है, जैसे 11 में से 5 घटाइएगा तो 6, 17 में से 11 घटाइएगा तो 6, तो अंतर 6 हो रहा है। इसको हल कीजिए तो 100, यानी घटाइएगा तो 100 हो जाएगा, 6 से गुना करिएगा तो 600, और 600 में 5 जोड़िएगा तो 605, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि द्विघात समीकरण 2x² + √6x - 6 के 2 मूल होंगे। तो देखिए 2 तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन इसको तोड़ने की कोशिश करिए √6x को, ये हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं √2x² + 2√6x। देखिए यहाँ पे -6 आप अगर लिखते हैं, आप -6 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए घटाइएगा जब 2√6 में से -√6, तो 1 √6 हो जाएगा, तो आराम से टूट गया। अब यहाँ से आपको 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा x + √6, और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा -1, तो यानी यहाँ पे बच जाएगा आपका √6 को कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ बच जाएगा ये आपका x प्लस, यहाँ पे आपका यहाँ पे भी बच जाएगा x दोनों है, तो यहाँ भी बच जाएगा x + √6। तो देखिए a का मान हो जाएगा -√6, और एक हमारा हो जाएगा दोस्तों
एक माइनस रूट 6 हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा माइनस रूट 6/2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, क्योंकि 2x कॉमन था। अब यहाँ देखिए ये हमारा दिए, देखिए हम बता दे रहे हैं, आप फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ दिया गया है, यानी x का मान निकालना है और y का मान, ये बार बार हर बार पूछता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप 3 से डायरेक्ट गुना करिए, 3 से गुना करने पर ये बराबर हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से अगर गुना करिए तो 6x, इधर हो जाएगा 30 और यहाँ पे 3 से, क्योंकि ये तो कट जाएगा, सॉरी ऊपर वाले में हम नहीं गुना कर रहे हैं, नीचे वाला में करना पड़ेगा, तो ये तो कट जाएगा। तो ऊपर वाला 2x बराबर 10 ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6x बराबर हो जाएगा 4 दूना के 8। ठीक है, क्योंकि हम इसमें 3 से गुना कर रहे हैं, 3 3 के 9 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2x होगा, क्योंकि हम इसमें कितना से गुना किए, 3 से गुना किए, यहाँ 4 3 12। अब यहाँ घटाइएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा 2, x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 और y का मान जस्ट यहाँ पे 2 रखिएगा तो भी 2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए, ये भी पूछता है हर एक बार, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर अब बाटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो भाई ऊपर वाला में जब ये फॉर्मूला है तो सीधे कट जाएगा, नीचे ऊपर बच जाएगा 2, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि एक गांव में इतना जनसंख्या है, यदि वार्षिक रूप से 10% के दर से वृद्धि होती है। कल के भी एग्जाम में था, अगला एग्जाम में भी था, आने वाले एग्जाम में भी ऐसा पूछेगा, संभावना है। तो देखिए इतना, इसको बनाते हैं p गुने 1 + 10 है, कितना वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, बस इसको काट के हल कर दीजिए। 10 दहा के 100, 10 से कम 10 1 11, यानी 16,500 गुने 11/10 गुने 11/10 काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 11,965। ठीक है दोस्तों, हमने पूरा 150 क्वेश्चन को फुल्ली डिस्कशन किया। ठीक है दोस्त, आप प्लीज वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा।